वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का दूसरा लेसन पढ़ रहे, जिसका नाम है तलाश। तलाश इस लेसन का यह सेशन नंबर 6 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत की विशेषता बताते हुए उनके अलग अलग स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं, और जब भी जहाँ पर भी वो जाकर कुछ नया खोजने के प्रयास करते हैं तो उन्होंने भारत की सभ्यता, संस्कृति, यह विशेषता बार बार दिखाई देती है। आगे लेखक क्या कहना चाहते हैं देखते हैं इस भाग में। लेसन कुछ इस प्रकार है। भारत माता। जब लेखक भारत की खोज में भारत का वर्णन कर रहे हैं, भारत के इतिहास से हमें उनका ज्ञात करवा रहे हैं, तब लेखक कहते हैं कि उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय जब मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, इनमें अन्याय तो सबके ऊपर ही हो रहा था। अंग्रेजों का शासन तो सबके ऊपर हो रहा था, लेकिन जो उच्च वर्ग था उनको अधिक फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि मध्यम वर्ग और निम्न स्तर के लोगों को उसका ज्यादा असर हो रहा था। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैं मध्यम वर्ग की तरफ से आशा करता हूं तो वह विद्रोह उनके अंदर जितना चाहिए था उतना पनप नहीं पा रहा था। जबकि ग्रामीण भागों में जब लेखक जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो उनको वहां पर समझ में आता है कि आम जनता अर्थात ग्रामीण जनता से उन्हें बहुत कुछ विद्रोह के रूप में या उस अन्याय के विरोध में जाने के लिए मिल सकता है। तभी लेखक कहते हैं कि गांव के अधिकांश भागों में ही हमें भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति पनपती हुई दिखाई देती है, और भारत का अधिकांश भाग गांव में है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि गांव का अधिकांश भागों का सभ्यता और संस्कृति, यह सारी पनपती हुई चीजें हमें भारत के उन गांवों में ही दिखाई देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन संस्कृत नाम है। तो लेखक ने अब क्या किया था, गांव-गांव में जाकर वहां की जनता को इकट्ठा करते थे और उनके अंदर भारत की बीज बोना शुरू कर दी थी। और लेखक जब सभा में जाते थे तो श्रोता के रूप में कौन होते थे, भारत के गांव के आम जनता होते थे, ग्रामीण जनता। तब लेखक उनके साथ सभाओं में, श्रोता मतलब सुनने वाले, और जो कहता है उसे कहा जाता है वक्ता। तो लेखक कहते थे कि जब वक्ता और श्रोता के रूप में जब हम चर्चा करते तो मैं उनके मन पर ऐसी बातें बताना चाहता था जो वो उनके अंदर पनप सके। तो लेखक कहता था कि मैं बार बार से हिंदुस्तान और भारत का ही नाम लेता था। और भारत मतलब भारत नाम हमारे इस देश का, हिंदुस्तान या भारत नाम किस प्रकार पड़ा कि हमारे जो राजा थे, भरत नाम के जो राजा थे, उनके नाम से ही हमारे देश का नाम भारत रखा गया था। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब मैं सभा के रूप में जब मैं शहरों में जाता था तब मैं उन श्रोताओं से इतनी ज्यादा अपेक्षाकृत बातें नहीं कर पाता था, या क्योंकि एक तो वह आधुनिक थे, सुशिक्षित थे, बल्कि गांव के जनता अनपढ़ थे और उनके मन में ये बातें समझाना बहुत आसान हो जाता था। लेकिन जो शहर के श्रोता होते थे वे कैसे लेखक से अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो लेखक कहते हैं कि किसानों के साथ, आम जनता के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ जब मैं बातें करता तो मैं हमेशा उनकी मुक्ति के लिए किस प्रकार संघर्ष चल रहा है इसका वर्णन करता, कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। तो लेखक क्या कहता था, एक तो मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं,
ये बताते, और दूसरा कि इसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी वो क्या है, भारत है। कि देखो हमारा भारत देश अलग अलग प्रांतों से विभक्त है, लेकिन लेखक कहता कि ये गांव भले ही अलग अलग है, लेकिन वह एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी सिर्फ वह एक देश, भारत देश के सब एक हिस्से हैं। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी, और उस स्वराज की जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। तो लेखक क्या कहता था, मतलब भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब हिस्से के जो किसान थे, जो ग्रामीण जनता थे, उनकी सामान्य समस्याओं की जानकारी उन श्रोताओं के सामने रखते थे। और फिर उसके साथ साथ स्वराज्य मतलब अपने खुद का शासन, अपने खुद का राज्य, तो उसके बारे में उनकी समस्या किस प्रकार, चाहे अभी सबको क्या लगता है कि हमारी ही समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन लेखक बताते थे सिर्फ आप लोगों की ही नहीं, भारत के चारों ओर से, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, सारे जितने भी भारत के गांव है छोटे मोटे, उन सारे लोगों की समस्याएं समान है, और सबको उस स्वराज्य की क्या विशेष होने चाहिए, यह भावना उनके अंदर पनपने के लिए लेखक मदद करने लगे। और फिर स्वराज्य की भी जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, मतलब स्वराज सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चाहिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। तो मतलब अगर किसी एक हिस्से के बारे में बोलेंगे तो वो सारी प्रभावशाली बातें नहीं हो पा रही थी, लेकिन हमें लेखक क्या कहता था कि पूरे भारत के बारे में उनको बताता था कि सिर्फ लोग, आम जनता को, किसानों को लगता था सिर्फ हमारा गांव ही पिछड़ा हुआ है, हमारे साथ ही यह शासन चालू है, या हमारे गांव में ही इतना दुख दर्द या अन्याय हो रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, भारत के हर हिस्से के हर गांव में यही समस्या चालू है। और लेखक कहते हैं कि फिर किस प्रकार पूरे भारत का किसान हर समस्याओं से घिरा हुआ है और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारे अपने भाषण के द्वारा सभाओं में लोगों के मन पे वह बीज बो रहे थे। मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर पास के कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। मैंने बताया कि कैसे हर जगह कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया, और मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे, क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। तो लेखक उन सभाओं में किसानों को अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहते थे कि जिन जिन गांवों में, जिन जिन प्रांतों में मैं जाता, तो वहां के समस्याओं, उनके किसानों की जो समस्या थी, वह किसान किस प्रकार से लेखक से प्रश्न पूछते थे, तो इनके बारे में लेखक वहां पर चर्चा करते थे और कहते थे कि सारे गांव की समस्या एक ही थी। कौन कौन सी? गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। तो लेखक किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, बल्कि पूरे भारत की समस्याओं का, और वो भी किन लोगों की समस्याएं? निम्न वर्ग अर्थात किसानों की या आम गरीब जनता की समस्याएं पूरे एक व्यक्ति की नहीं होके पूरे भारत की है। इस प्रकार वह लोगों से कहते हैं कि एक किसान नहीं, बल्कि पूरे भारत का किसान कैसा है? गरीबी से युक्त है, कर्ज से युक्त है, और जमींदार, महाजन और सारे बड़े बड़े लोग तथा पुलिस के अत्याचार, ये क्या करे? सारे भारी लगान, कर, और ये किसकी वजह से हो रहा है? अंग्रेजी विदेशी हुकूमत के वजह से ये समस्याएं सर्वसामान्य जनता को झेलनी पड़ रही है। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए, और लेखक कहते यह समस्याओं से हमें बाहर निकलना है, उसका कुछ ना कुछ हल तो हमें निकलना ही होगा। मैंने इस बात की कोशिश की
कि भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। तो लेखक सबके मन में क्या बीज बो रहे थे कि भारत कोई अखंड है, कोई अखंड मतलब जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, मतलब पूरा देश गांव से लेकर पूरे गांव मिलकर एक पूरा ऐसा भारत देश है जिसको कोई अलग नहीं कर सकता। और लेखक कहते हैं कि किसी हमें एक गांव के बारे में, एक प्रांत के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि पूरे भारत को मध्य में रखकर उसके बारे में सोचना है। साथ ही थोड़ा सा बहुत विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब हम अपने बारे में, अपने गांव के बारे में सोचते हैं, तब हमें उसके साथ साथ हमें पूरे गांव के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, पूरे अपने भारत देश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस भारत देश के हम एक हिस्सा हैं। जिस प्रकार देखो, हम अगर घर में रहते हैं तो घर के हम सदस्य होते हैं, जिस गांव में रहते हैं उस गांव के भी हम सदस्य होते हैं। तो जिस देश में रह रहे, हमारा देश कौन सा है? भारत। तो हम भारत देश में रहते तो हमारा भी उस भारत से कुछ रिश्ता बनता है, उसके हम एक हिस्से हैं। तब जब अगर हम अपने सफलता के बारे में, अपने विकास के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपने देश के अर्थात हमारे भारत के विकास के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम उसके एक हिस्सा है। यह काम बहुत आसान नहीं था, पर उतना मुश्किल भी नहीं था जैसे मैंने सोचा था। हमारे प्राचीन महाकाव्य, पुरा गाथाओं और दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। लेखक कहते कि भले ही वह ग्रामीण जनता अनपढ़ थी, लेकिन उनको महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत या पुरानी जो कथाएं थी या दंत कथाएं थी, उनको पूरा ज्ञान था। और इसी आधार पर लेखक फिर उनकी ज्ञान का वहां पर उदाहरण देकर उनके द्वारा उनको सही मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से उन्हें परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। मतलब भले ही वे लोग अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें अपने देश से संबंधित बहुत सारी चीजों की ज्ञान था। और बहुत से लोग ऐसे भी थे, जब वो लेखक उनको महाकाव्य या कुछ इधर उधर की दंत कथाएं, पुरानी कथाएं बताते थे, तब उनमें से बहुत सारे लोगों को उन धार्मिक स्थलों की अच्छी सी जानकारी होती थी। लेखक आगे कहते हैं कि कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। और वो क्या था? भारत माता की जय। तो लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं सभा में जाने के लिए लेखक की एंट्री हो जाती थी, तो सब लोग जो ग्रामीण लोग, जनता ज्यादा करके उस सभा में आते थे, वो किस नारा देने लगते थे? भारत माता की जय। इस नारे के द्वारा लेखक का स्वागत करते थे। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता कि इस पुकार से उनका क्या आशय है। तो देखो, लेखक भी क्या करते थे, जो वो कहते थे उसी में से किसी एक वाक्य को वो पकड़ लेते थे और उसी पर वह सवाल जवाब करने लगते थे। और फिर ऐसे सवाल जवाब, ऐसे प्रश्नोत्तर करते थे कि उन आम जनता को सोच में डाल देते थे, विचार करने के लिए विवश कर देते थे। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता था और चकित करता। उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दे, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते। मैं बार बार सवाल करता जाता। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता कि यह भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। में फिर सवाल करता, कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े की या जिले या और राज्य की? तो मतलब देखो, वह ऐसे सवाल जवाब करते कि लोगों के मन में और प्रश्न निर्माण हो जाते और उनके उत्तर उनके पास नहीं रहते थे। तो फिर वह एक दूसरे की तरफ ताकने लगते या फिर लेखक की तरफ। फिर उनमें से कोई एक आध जो उत्तर दे देता, फिर लेखक उन्हीं उत्तर में से उनको फिर प्रश्न पूछने लगते थे। आम टुकड़ों को या फिर पूरे भारत की मिट्टी, प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला
तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते। और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो मतलब आखिरकार अपने प्रश्नोत्तर का अंत ऐसा होता था कि जिसका जो मेन टॉपिक रहता था वह भारत के ऊपर ही आकर खत्म होता था। फिर लेखक ऐसी तरह से प्रश्नोत्तर के द्वारा उन आम जनता को सोचने के लिए, भारत के बारे में सोचने के लिए वहां पर विवश कर देते थे। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, मतलब खाना देते हैं। तो देखो लेखक कहते कि हम जिस जगह पर रहते हैं वहीं से तो हम सब कुछ पाते हैं, फिर उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, हम सब हमें प्रिय है, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह है भारत की जनता। तो लेखक कहते कि देखो हमें भारत सबसे प्रिय है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि भारत में रहने वाले लोग अर्थात भारत की जनता, उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं। भारत माता मूल रूप से ही लाखों लोग हैं और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। तो लेखक उनको किस प्रकार से वह भारत से अलग नहीं है, भारत माता अर्थात भारत और भारत की आम जनता कैसे एक दूसरे के निकटवर्ती है इसका वर्णन करते थे। फिर कहते थे कि तुम भारत का हिस्सा हो अर्थात तुम ही भारत हो, और भारत का अर्थ ही क्या है, आप जैसे आम जनता। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। तो अब तक हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके ऊपर कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। श्रोता, सुनने वाला, स्वराज अपना राज्य, स्वार्थ केवल अपने बारे में सोचना, अखंड जिसे विभाजित न किया जा सके, पुरागाथा प्राचीन कहानियां, कंठ गला मुहैया उपलब्ध करना, जनता जनार्दन आम जनता। तो अब तक हमने इस भाग में देखा कि लेखक किस प्रकार आम जनता के मन पर यह बात गहरी तरह से बताना चाहते थे कि भारत और आम जनता अलग नहीं है। अब आगे देखते हैं लेखक भारत की खोज में हमें और कौन सी ऐतिहासिक जानकारी देना चाहते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।